ओके। आज मैं आप लोगों को पूरा ग्रामर सिखाऊंगा जो अपने स्कूल में 15 साल आपको लगे होंगे सीखने के लिए, पूरे का पूरा ग्रामर। आप लोग अपने कैमरा ऑन करना है एवरीबॉडी। सो आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट इन कंप्लीट डिटेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेजेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सेंटेंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में भी होपफुली। आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स के बारे में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सिंपल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एक्टिव वॉइस होपफुली। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पैसिव वॉइस। आज हम लोग बात करने वाले अबाउट सिंगुलर, प्लूरल। होपफुली काफी चीज कवर होगी इन द 1 hour and 15 minutes होपफुली अ क्लास। ओके। सो ये सारी जो चीज है 1 2 3 4 5, और मैं आपको ये भी खास सिखाना चाहता हूँ आज टेंसेस के बारे में, जो कि टोटल 12 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये सब मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ। आई होप आप लोग ये पूरा का पूरा सीख लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऑलमोस्ट ये सारी चीज मैं आपको आपको सिखाऊंगा। अ, हाँ, टाइप ऑफ टेंसेस, 12 टाइप ऑफ टेंसेस होती है। कौन सी 12 है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा विथ मोर डिटेल एग्जाम्पल। हम पहले इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट पे जाएंगे। ओके। आप लोग सारी चीजें लिखते रहना, ताकि आप लोगों को कोई चीज को रिवीजन अगर करना हो तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी रहे। ओके। एक सेकंड, मैं भी अपनी फाइल ओपन करता हूँ। सभी को आज मैसेज मिल गया था कम ऑनलाइन नाव का, टू ज्वाइन व्हाट्सएप पे। एनीवन जिसको अभी मैसेज नहीं मिला, कम ऑनलाइन टू ज्वाइन क्लास 1 नाउ, ऐसा कुछ सबको मिला? ओके, लेट्स गुड। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडेस क्लास। ओके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इजी एंड द वेरी बेसिक। सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे तक आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इजीएस्ट थिंग ऑफ ऑल, वो है नाउन। अब आप पूछोगे नाउन क्या होता है, तो नाउन जो है वो नाउन इज अ वर्ड। वर्ड का मतलब समझते हो सभी लोग, वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, इज नोन एज अ नाउन। सो नेम हो, नेम अ पर्सन, सो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, या हम बोल सकते हैं फीलिंग और इमोशन। ये सब जो है वो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको नाउन। समझ आ रहा है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, इमोशन, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नाउन। फॉर एग्जाम्पल, नेम में मैं अपना नाम लिखूं, फॉर एग्जाम्पल दीप है, जसप्रीत है, एकता है, मनीषा है, गुरप्रीत है। तो हम सबके जो नाम है ना, हम सबके जो नेम है ना, वो एग्जाम उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नाउन। ओके। सिर्फ हमारे नाम नहीं, फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, नर्स, अकाउंटेंट, क्लीनर, साइंटिस्ट, ट्रेनर, ये सब जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, क्योंकि वो एक इंसान का ही नाम है। उसके बाद है प्लेस। प्लेस मतलब ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, इंडिया, पाकिस्तान, आपके सिटी का नाम, गांव का नाम, कंट्री का नाम। ऑल दोज प्लेस इज नोन एज अ नाउन।
थिंग मतलब कोई भी आइटम, फॉर एग्जाम्पल पेपर, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इरेजर, बुक, हेडफोन, चार्जर, लैपटॉप, कंप्यूटर, डैशबोर्ड, मैगजीन, जनरल आर्टिकल्स, पेन, पेंसिल, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टच कर सकते हैं पेन को। हाँ, तो पेन को हम टच कर सकते हैं, तो पेन क्या होता है। मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा यहाँ पे, वो है एडवर्ब। आई थिंक एडवर्ब वुड बी हेल्पफुल एज वेल। मैं आपको कॉमा के बारे में सिखाऊंगा, सेमीकोलन के बारे में सिखाऊंगा, और द के बारे में भी वो काफी चीजें बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। सो पेन को आप टच कर सकते हो, पेपर को आप टच कर सकते हो, पेंसिल को आप टच कर सकते हो, यस। तो एनीथिंग दैट यू कैन सी एंड टच, जनरली इसको हम बोलते हैं थिंग, आइटम। ओके, जैसे कार हो गया, कार हो गया, प्लेन हो गया, जेट जेट हो गया, शिप हो गया, कुछ भी हो सकता है वो। एनिमल तो आपको सबको मालूम ही है, सारे एनिमल्स आ गए इसमें। आइडिया और ये सब, तो ये सब क्या है, ये सब इंग्लिश में नाउन है। क्लियर ऑन द पॉइंट। ओके। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये और एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक, अब यहाँ पे वैसे तो बहुत टाइप के नाउन्स होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन। टोटल तो 7 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। अब आपने नाउन का मतलब तो समझ लिया, लेकिन 7 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। अब हम एक कंट्री बात करें, मान लो इंडिया, तो हमने कंट्री तो बात करी इंडिया, लेकिन उसके अलग अलग स्टेट्स है ना, तो अलग अलग चीज है तो है तो बात इंडिया का ही, कॉमन सेंस है, बट है तो अलग अलग रीजन्स या लोकेशंस। वैसे ही नाउन जो है ना, उसके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ नाउन है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ नाउन है, और काफी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ नाउन है। मैं आपको सारा नहीं बताता हूँ, काउंटेबल, अनकाउंटेबल या ये वो एब्स्ट्रैक्ट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सिर्फ दो बताता हूँ जो आपको बहुत रेलेवेंट होगा। एक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन, और एक जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन नाउन। बस यही दोनों याद रखोगे चलेगा। डोंट नीड टू डू वेरी डीप, अदरवाइज बहुत टाइम जाएगा हर चीज में एक्सप्लेन करने के लिए। चलो ये दोनों से काम चला लेते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अगर मैं आपको कोई एक नेम अ स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोलता हूँ, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक पर्सन, या मैं आपको कोई स्पेसिफिक प्लेस बोलता हूँ, स्पेसिफिक लोकेशन बोलता हूँ, कोई भी स्पेसिफिक अगर मैं आपको चीज बोलता हूँ, स्पेसिफिक कॉलेज, स्पेसिफिक, जैसे मैं आपको बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल दीप, तो वो क्या हुआ, वो भी तो नाउन ही है, पर उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और जब प्रॉपर हम नाउन लिखते हैं तो हमेशा हम डी को कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, दीप, इसको डी को हम कैपिटल लिखते हैं। अगर मैं कोई जनरल चीज बताता हूँ, जनरल चीज, जनरल चीज मतलब, जनरल चीज मतलब कौन सी जनरल चीज, फॉर एग्जाम्पल बॉय, या गर्ल, या कॉलेज, या यूनिवर्सिटी, या स्कूल, ये सब नाउन ही है। या फिर माउंटेन, या कोई कंट्री। अब ये आपने देखा होगा, ये जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि वो एक कॉमन वर्ड यूज किया गया है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक कंट्री का नाम बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ इंडिया, तो वो क्या हुआ, वो एक प्रॉपर नाउन हुआ। अगर मैं स्पेसिफिक माउंटेन का नाम बोलता हूँ, मान लो माउंट एवरेस्ट, तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। अगर मैं स्पेसिफिक स्कूल का नाम बोलता हूँ, जैसे माउंट कार्मेल, तो वो क्या हो गया, वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, या मैं स्पेसिफिक कॉलेज बोलता हूँ, मान लो ऑकलैंड कॉलेज, या मैं स्पेसिफिक गर्ल का नाम बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जसप्रीत, मैं स्पेसिफिक बॉय का नाम बोलता हूँ, मान लो दीप, तो ये सब क्या हुआ, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो जब आप इंग्लिश में कोई प्रॉपर नाउन लिखते हो, प्रॉपर नाउन वो आप हमेशा कैपिटल में करते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट, तो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। डोंट फॉरगेट दिस, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो अभी भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, डोंट फील नर्वस और शाय। तो जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं, हमेशा हम लोग कैपिटल यूज करेंगे, भूलना मत। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दीप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दीप को कैपिटल करेंगे, डी को, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इंसान का नाम है। लेकिन अगर मैं जनरल लिखता हूँ वर्ड लाइक बॉय, तो वो कैपिटल नहीं होगा। अगर मैं स्पेसिफिक लिखता हूँ यूनिवर्सिटी, तो वो कैपिटल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम लिखता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ आई डोंट नो दिल्ली, जो भी नाम है, तो वो आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। ये मेरे रूल्स नहीं है, मेरे 200 साल पहले जो हमारे पे इंडिया पे राज करके गए थे उनके रूल्स है ये, इंग्लिश के, तो मेरे नहीं है। मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको कि क्या रूल्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमेशा जो हम स्पेसिफिक चीज इंग्लिश में यूज करते हैं वो हमेशा हम लोग कैपिटल यूज करते हैं, वो हमें भूलना नहीं है। क्लियर ऑन द पॉइंट? ओके। तो अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट लिखता हूँ, गवर्नमेंट, तो क्या? एक क्वेश्चन है मुझे। श्योर, पूछो। हम जो कैपिटल में यूज करते हैं कि अगर सेंटेंस से स्टार्टिंग में जो प्रॉपर नाउन आता है तो ही कैपिटल लिखना है, कि इन बिटवीन सेंटेंस में भी ये प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल ही लिखने का? हमेशा कैपिटल लिखने का, पूरी लाइफ। ओके, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या इन बिटवीन सेंटेंस में हो? हाँ, हमेशा। ओके, जैसे थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ ये, माई नेम इज दीप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माई को मैंने एम को कैपिटल किया क्योंकि मैं पहला सेंटेंस, पहला वर्ड लिख रहा हूँ सेंटेंस का। और मैं यहाँ पे दीप तो लास्ट में है ना, चौथा वर्ड है ये, तो दीप का भी मैंने डी कैपिटल करना है। ये इंग्लिश का रूल है। अगर मैं यहाँ पे डी को कैपिटल नहीं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, तो क्या गलती हुई है? ये गलती हुई कि प्रॉपर नाउन को मैंने कैपिटल नहीं किया, तो आपकी मार्क्स डेफिनेटली जाएंगे एग्जाम में। इतना वैसे कंप्यूटर चेक नहीं करता, पर फिर भी मार्क्स 100% जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि वो आपने मिस्टेक करा। ओके, गुड क्वेश्चन। एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क? तो पूछते रहना गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो अगर मैं कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट का नाम लेता हूँ तो हमेशा वो कैपिटल होता है, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट ऐसे जनरल बात करता हूँ या यूनिवर्सिटी ऐसे जनरल बात करता हूँ तो कैपिटल नहीं होता। तो अगर आपको कोई, मैंने कोई बिल्डिंग का नाम दिया, मैंने बोला कि ऑक्सफोर्ड बिल्डिंग, तो क्या कैपिटल होगा? यस, वो कैपिटल होगा क्योंकि एक स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम है ऑक्सफोर्ड बिल्डिंग। लेकिन अगर मैं जनरली बिल्डिंग लफ्ज यूज कर रहा हूँ, बिल्डिंग, जैसे मैं बोलता हूँ आई लिव इन अ बिल्डिंग, तो उसमें नहीं होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ आई लिव इन अ ऑक्सफोर्ड बिल्डिंग, तो वो कैपिटल होगा, क्योंकि अब मैंने स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम दिया है। तो जब हम कोई स्पेसिफिक कंट्री, लोकेशन, रीजियन या प्लेस का नाम लेते हैं, तब हम उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है, मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ ना, मंथ। अब ये मंथ कैपिटल नहीं होगा एम, क्योंकि वो एक बहुत सारे मंथ होते हैं। पर अगर मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, अगर मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या जून, तो वो कैपिटल होगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मंथ है। समझ आ रहा है अभी बड़ी? ओके। क्या वीक कैपिटल होगा? वीक, वीक कैपिटल होगा? वीक विल नॉट बी कैपिटल। पर अगर मैं बोलता हूँ मंडे या ट्यूसडे या वेनसडे, वो कैपिटल होगा? यस, वो कैपिटल होगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक दिन है। तो अगर आप मंडे, फ्राइडे या सैटरडे लिखते हो या किसी का मंथ लिखते हो, वो हमेशा कैपिटल होता है। अगर आप जनरल टर्म लिखते हो तो कैपिटल नहीं होता। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ओके, चलो इसको हटा देते हैं, बहुत कुछ कवर करना है हमें। ओके, होपफुली ये सारी चीज जो मैंने स्क्रीन पे लिखी है, होपफुली कवर करेंगे हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्रोनाउन का मतलब वो होता है जो कि नाउन की रिप्लेसमेंट फॉर्म हो। अब मैं आपको बोलता हूँ, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। मतलब कि अगर मैं बार बार बोल रहा हूं दीप 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 दीप, तो क्या हुआ? वो एक नाउन हुआ, क्योंकि एक नेम ऑफ द पर्सन है। लेकिन अगर मैं दीप के बदले कोई और वर्ड्स यूज करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पूछोगे और वर्ड्स कौन से, तो और वर्ड्स मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वर्ड्स लाइक ही, शी, इट, दैट, दिस, दोज, दे, आई, यू, वी, हिम, हर, अवर, इस टाइप के अगर मैं कोई भी वर्ड यूज करता हूँ जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं आपको, कौन से वर्ड्स? ही, शी, इट,
दैट, दिस, दोस, दे, तो वो सब क्या हुआ? वो सब प्रोनाउन हो रहा है। अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ माय कॉन्वर्सेशन? ओके। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हम उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और इनफाइनाइट प्रोनाउन होता है। इसमें भी देर आर 7 मोर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अभी मैं वो नहीं सिखाऊंगा आपको क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। तो बट ये जो स्क्रीन पे वर्ड्स लिखे हैं, आई हमेशा कैपिटल होता है, याद रखना ये। तो ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन। समझ आ गया नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन मतलब नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। और प्रोनाउन मतलब जो नाउन की रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज किया जाए। ओके, क्लियर? ऑलराइट। तीसरा और इस एग्जाम का मैं समझता हूं किंग ऑफ पीटीई, वो है वर्ब। सबसे मेन टॉपिक यही है, वर्ब। वर्ब पे थोड़ा टाइम लेते हैं। ओके, अब वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब ये होता है, वर्ब इज अ वर्ब इज एक्सप्रेसेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब। जो कि एक्शन बताए, कोई इवेंट बताए, या स्टेट ऑफ बीइंग को हम बोलते हैं वर्ब। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अलग अलग टाइप के वर्ब पर, है तो वर्ब ही वो। जैसे इंडिया है, तो इंडिया कंट्री का नाम है लेकिन उसमें अलग अलग स्टेट्स है तो पर इंडिया का ही पार्ट। वैसे वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। कौन से फॉर्म्स ऑफ वर्ब है? या पहला जो मेन जो वो है, वो है एक्शन वर्ब। आपको अभी बोला एक्शन वर्ब। एक्शन का मतलब का क्या होता है? रनिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, जंपिंग, ईटिंग, डांसिंग। जहाँ पे कूद रहे हो, प्ले कर रहे हो, रन, वॉक, ड्रिंक, डांस, प्ले। अब इसमें वर्ब वन अलग है, वर्ब टू अलग है, वर्ब थ्री अलग है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पर एनी शोज एनीथिंग दैट शोज एनी एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जंप, एक्शन शो करा है ना जंप। फॉर एग्जाम्पल रन, एक्शन शो करा है ना रन। फॉर एग्जाम्पल ईट, खाना खा रहे हो तो वो एक्शन शो करे हो ना। फॉर एग्जाम्पल वॉक, तो एक्शन शो करे हो ना। फॉर एग्जाम्पल प्ले, एक्शन शो करे हो ना। रन, एक्शन शो करे हो ना। डांस, एक्शन शो करे हो ना। समझ आ रहा है? तो ये सारी जो चीज होती है ना, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब, जो कि एक्शन शो करे। अब जंपिंग, अब वो टेंसेस और वो सब बाद में आएंगे, पर ये सब जो है ना, इसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। रन, वॉक, ड्रिंक, डांस, ईट, स्विम, जंप, ये सब। ओके। अगर मैं प्रेजेंट एक्टिविटी में कर रहा हूं तो यहाँ पे आईएनजी होगा, वो बाद में आएगा। पर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्ब। तो नेक्स्ट टाइम मैंने आपको पूछा कि ये प्ले क्या है, तो आप मुझे बोलोगे कि सर वर्ब है। मैं आपको पूछा वॉक क्या है, तो आप बोलोगे वर्ब है। जहां पे भी आप अपने दिमाग में ये सोचोगे कि एक्टिविटी कोई एक्शन शो करिए, जैसे मैं आपको अगर आई एम बीटिंग यू, मैं आप बीट कर रहा हूँ, या आपसे हंस रहा हूँ, लाफिंग, तो ये सब एक्टिविटी शो करती है। ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है? वो एक एक्शन शो हो रही है। समझ आ रहा है? तो वो सब क्या है? किकिंग है। तो वो सब क्या है? वो एक फिजिकल एक्शन है। तो इसको हम बोलते हैं वर्ब। समझ आ गया? ओके। अब ये भी एक वर्ब है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब्स। क्या वर्ब्स है? लिंकिंग वर्ब्स। ये भी वर्ब ही है, ये वर्ब के सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ है। ओके, लिंकिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है? जहां पे मैं एम लिखता हूँ, इज लिखता हूँ, आर लिखता हूँ, वॉज लिखता हूँ, वेयर लिखता हूँ, या सीम्स लिखता हूँ। चलो ये वर्ड से काम चला लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल हैज, हैव, हैड, ये सब जो वर्ब है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब्स। यहाँ पे क्या कोई खेलना, कूदना, डांस करना, कोई एक्शन हो रहा है? यहाँ पे क्या बीटिंग, ये जंपिंग, ये क्लीनिंग, क्लीनिंग, ये हो रहा है कुछ? ये आंसर इज नो। ये सिर्फ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो कि सेंटेंस को हेल्प करते हैं लिंक करते हुए। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूछा कि भाई एम क्या है, तो ऐसा मत बोलना कि एम एम नाउन है। मुझे बहुत दुख होगा। एम इज नॉट अ नाउन, एम इज अ
वर्ब। मैं आपको पूछूं आर क्या है, तो आप बोलना आर इज अ वर्ब। ये हैज क्या है, तो आपको बोलना होगा हैज इज अ वर्ब। लेकिन अगर मैं आपको एक्शन वर्ब पूछूं तो आपको बोलना होगा प्ले। तो आप मुझे बोलोगे कि प्लेइंग या प्ले या प्लेड कुछ भी हो, टेंस अभी नहीं बात कर रहे हैं, पर वो क्या है, वर्ब है। समझ आ रहा है एवरीबॉडी? वॉज या वेर ये सब वर्ब है। ये इज, उसके साथ साथ एक और वर्ब है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, या हम बोलते हैं इसको ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। ये सब स्कूल में सिखाई गई चीज है गाइस, मैं कोई नई चीज नहीं सिखा रहा आपको। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, इसी टाइप के उसको भी ऑक्सिलरी या लिंकिंग वर्ड भी आप बोल सकते हो। आर, वॉज, वेर, हैव, डू, कैन, कुड, शैल, शुड, ये जो है उसको हम बोलते हैं एज एन एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब। ओके, समझ आ रहा है एवरीबॉडी? सेंटेंस में सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना बन नहीं सकता। सॉरी, नाउन या प्रोनाउन होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ वर्ब होना भी जरूरी है, क्योंकि तभी तो पेयरिंग बनेगी। अगर आपकी दो आंखें हैं, तो अगर दो आंखें आपकी बाजू बाजू में तभी तो पेयरिंग बनेगी। वैसे सेंटेंस लिखने के लिए, सही तरह से लिखने के लिए जो मैं दिखाऊंगा, ये नाउन और वर्ब की पेयरिंग भी बहुत जरूरी है। क्लियर? ओके, अभी तक किसी को डाउट है? ओके, तो क्या ये वर्ब, ये एक और वर्ब भी होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इरेगुलर वर्ब्स एज वेल। वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। चलो इस पे आते हैं, एग्जेक्टिव। ओके, एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जेक्टिव वो होता है, एन एग्जेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ध्यान से मेरी बात सुनना। ओके, मनीषा और आईफोन अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन, कीप द कैमरा ऑन। आईफोन आप भी अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। ओके, एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, और आपने वर्ब देख लिया। अब टॉक अबाउट एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में दे, या ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोनाउन के बारे में दे। किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में, और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसको हम बोलते हैं एग्जेक्टिव। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूं, अगर मैं कोई भी क्वालिटी को बताता हूँ ना, क्वालिटी, जैसे क्वालिटी का मतलब होता है कलर, साइज, शेप, या कुछ भी, ब्लू, ब्लैक, पिंक, पर्पल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, स्टूपिड, डम्ब, इंटेलिजेंट। तो ये सब जो है वो क्वालिटी डिस्क्राइब करती है। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये सेंटेंस में एग्जेक्टिव कौन सा है? ये सेंटेंस में एग्जेक्टिव है ये वर्ड ब्यूटीफुल। गर्ल क्या है? गर्ल नाउन है, पर कैसी गर्ल? इंटेलिजेंट, स्टूपिड, बेवकूफ, स्मार्ट, टैलेंटेड, वो सब क्या है? उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो वो क्या है ये सब? ये है एग्जेक्टिव। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, दीप इज अ स्मार्ट बॉय। तो बॉय क्या है? बॉय तो ऑब्वियसली नाउन है, पर कैसा बॉय दीप है? स्मार्ट, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, स्टूपिड, कूल, हैंडसम, जो भी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है ना, वो उसको हम बोलते हैं एग्जेक्टिव। तो आपने देखा होगा कि ये बॉय के बारे में बता रहा है, और ये क्या बोल रहा है? गर्ल के बारे में। और अभी आपको मैंने बताया कि बॉय और गर्ल दोनों क्या है? नाउन है। पर वो कैसे बॉय है? अच्छे है, बुरे है, स्टूपिड है, हैंडसम है, जो भी क्वालिटी बताने हैं, उनका नेचर, उनका उनका क्वालिटीज, उनमें क्या है, तो वो जो क्वालिटीज होती है उसको हम बोलते हैं एग्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे ये लिखता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है, आई हैव ए ब्लैक कार। अब ये कार क्या है, अभी आपको बोला कार एक आइटम है, एक थिंग है, तो वो क्या होगा, वो एक नाउन होगा, क्योंकि वो एक आइटम है, वो एक थिंग है। पर कैसी कार मेरे पास है, ब्लैक, ब्लू, पिंक, पर्पल, कलर जो डिस्क्राइब करती हो ना, वो है कार। तो आपके दिमाग में ये सोचना है कि भाई ये ब्लैक, अकेला ब्लैक से हमें पता नहीं चलता है कि ब्लैक क्या है। पर हाँ, ब्लैक कार है, ब्लैक पेन है, ब्लैक ब्लैक बुक है, ब्लैक 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 चार्जर है, ब्लैक हेडफोन है, ब्लैक लैपटॉप है, ब्लैक ब्लैक इंसान है। तो कोई भी चीज को डिस्क्राइब की जाती हो ना, उसको हम बोलते हैं एग्जेक्टिव। समझ आ रहा है? इस केस में यहाँ पे कार है, अगर मैंने यहाँ पे पेन लिखा होगा, पेन, तो क्या होगा, ये क्या है, एग्जेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन है। समझ आ रहा है? अब मैंने यहाँ पे इसके बदले मैंने लिखा होगा ब्लैक चार्जर, तो ये क्या है, ये ब्लैक क्या है, ये ब्लैक एग्जेक्टिव है, और चार्जर क्या है, नाउन है। समझ आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई हैव अ ब्लैक बुक, तो बुक क्या है, नाउन है। तो कैसी बुक है, तो ब्लैक कलर की है, तो क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। समझ आ रहा है? तो एग्जेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग द कलर, द साइज, द शेप, द क्वालिटी, या कुछ भी डिस्क्राइब कर रहा हूं ना किसी भी नाउन के बारे में। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम वेरी स्टूपिड पर्सन, तो स्टूपिड क्या है, एग्जेक्टिव है। समझ आ रहा है? एवरीवन इज क्लियर विद एग्जेक्टिव? एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो कि डिस्क्राइब करे नाउन और प्रोनाउन को, पर वो वर्ब को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब बैठा हुआ है यहाँ पे, पर मैंने बोला है एग्जेक्टिव सिर्फ डिस्क्राइब करेगा नाउन और प्रोनाउन को। ओके, क्लियर ऑन द पॉइंट? एनी डाउट्स? ओके, गुड। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, क्या ये नाउन होगा, ये वर्ड ब्लू, ये प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, कि एग्जेक्टिव होगा ब्लू? एडजेक्टिव। एग्जेक्टिव होगा, करेक्ट। ये क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लार्ज। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ओके, ये वर्ड क्या होगा, वॉज। एडजेक्टिव नहीं होगा, लिंकिंग वर्ड और हेल्पिंग वर्ड। लिंकिंग और वर्ब हेल्प। वर्ब होगा। ओके, वर्ब बोलोगे तो चलेगा। ये वर्ड क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यू। प्रोनाउन। प्रोनाउन होगा, ओके। और ये वर्ड क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पेन। नाउन। नाउन रहेगा। गुड। So everyone is clear with noun, pronoun, verb, or adjective? एडजेक्टिव, यस। Okay, let's now go on to talk about किसके बारे में बात करते हैं। चलो एडवर्ब के बारे में बात करनी हो, या एडवर्ब बाद में लाते हैं। चलो प्रेपोजिशन से लेते हैं, फिर एडवर्ब हम करेंगे, इजी है थोड़ा एडवर्ब तो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट प्रेपोजिशन। आपने शायद लाइफ में ये वर्ड सुना होगा, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुना। प्रेपोजिशन जो होता है, shows a shows the relationship, मतलब कहानी, of a noun slash pronoun to another word in a sentence। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले ये लिख लो इसकी डेफिनेशन थोड़ा, और फिर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ प्रपोजिशन होते क्या है। प्रपोजिशन प्रपोजिशन होते हैं वर्ड्स लाइक इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, बाय हो गया, फॉर हो गया, विथ टू हो गया, फ्रॉम हो गया, ओवर हो गया, अंडर हो गया, बिटवीन हो गया, या अमोंग हो गया। ये सब को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रेपोजिशन। समझ आ रहा है? ओके। अब प्रेपोजिशन जो है ना, वो जनरली रिलेशनशिप बताएंगे। मैं इसको हटा दूं, ये लिंकिंग वर्ड्स वगैरह जंप पंप का, ताकि स्क्रीन थोड़ी बड़ी दिखे। ऑलराइट, प्रेपोजिशन जो होते हैं ना, ये लफ्ज आप देखते हो, इन, ऑन, एट, बाय, फॉर। मानव, विकेश, रितेश, लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर एक स्टूडेंट से, प्लीज कैमरा ऑन रखना, अदरवाइज क्लास ऑफ हो जाएगा।
फिर रीजॉइन नहीं हो पाएगा। तो इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, विद, टू, फ्रॉम, ओवर, अंडर, बिटवीन, अमोंग, ये सब क्या है? ये सब है हमारे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, अब आप पूछोगे प्रेपोजिशन क्या होता है। अब मैंने ये सेंटेंस बोला बोला है द बुक, चलो मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ, द बुक, द बुक इज। अब पहले ये द क्या है? द आर्टिकल है, वो बाद में आऊंगा मैं द पे, ए एन द पे। ये बुक क्या है? ऑब्वियसली ये तो नाउन है, अभी आपको बताया। ये इज क्या है? ये इज वर्ब है। इतना तो मालूम है। ओके। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ द बुक इज डैश द टेबल। अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि बुक मैंने कहाँ पे रखी है टेबल पे। तो ऊपर रखी है, नीचे रखी है, साइड में रखी है, बाजू में रखी है, उधर रखी है। तो प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन को कन्वे करे कि ये क्या सेंटेंस का कहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे द बुक इज द टेबल, हमें पता चला कि बुक कहाँ पे रखी है टेबल पे? नहीं पता चलता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द बुक इज ऑन Put on table. on ऑन table. द टेबल। On table. सॉरी, On On the table. ये द बुक इज ऑन द टेबल मैं बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ द बुक इज अंडर द टेबल, वो भी सही होगा। तो मैं समझ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे। तो ये वर्ड जो है वो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है कि बुक और टेबल की कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये कहाँ पे हो रहा है। समझ आ रहा है? इसको हम बोलते हैं क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ माई कीज आर डैश द चेयर। अब माई कीज आर डैश अंडर द, माई कीज आर डैश द चेयर। अब मैंने क्या बोला है कि मेरी कीज है वो चेयर के पास रखी है। कहाँ पे रखी है? ऊपर रखी है, नीचे रखी है, साइड में रखी है, अंडर रखी है, फलाने रखी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई बुक, माई कीज आर अंडर द चेयर, या द माई कीज आर ओवर द चेयर, या माई कीज आर इन द चेयर, या माई कीज। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कीज और चेयर की एक सॉर्ट ऑफ कहानी बताता है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रेपोजिशन। समझ आ गया एवरीबॉडी? ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये जो सारे लफ्ज मैंने बोले हैं, ऑन, इन, एट, टू, बाय, फॉर, विच, टू, फ्रॉम, आप ये चीज नोट करना कि जब नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप किसी एक वर्ड के साथ सेंटेंस में बताती है ना, उसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग। अब शी क्या है गाइस? शी एक प्रोनाउन है। इज क्या है? एक वर्ब है। ये भी एक वर्ब ही है, शी इज गोइंग। अब शी इज गोइंग डैश स्कूल। ओके, तो शी इज गोइंग टू स्कूल आएगा, टू, क्योंकि वो स्कूल जा रही है। तो टू क्या कर रहा है? टू हो रहा है। तो ये टू क्या है एज एन एग्जाम्पल? ये एक प्रेपोजिशन है। समझ आ रहा है? लेट मी गिव अनदर एग्जाम्पल। मैं बोलता हूँ शी सेट डैश द ट्री। तो ही सेट अंडर द ट्री, हम मैं बोल सकता हूँ, या ओवर द ट्री, या इनसाइड द ट्री, जो भी है। तो ये अंडर, तो ये क्या हो रहा है? शी के साथ साथ यहाँ पे ट्री के बाद रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा है। तो ही सेट फॉर एग्जाम्पल अंडर द ट्री। समझ आ रहा है? तो ये, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रेपोजिशन, जो कि एक्सप्लेन करेगा रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। समझ आ रहा है? ओके, इसको हम हटा देते हैं। अब बात करते हैं ये कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन जो होता है ना, वो जनरली क्या करते हैं, कंजंक्शन जो है वो कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को और फ्रेजेस को और क्लॉजेस को टू बिकम लाइक अ वन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, कौन से कनेक्टर जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं उस वक्त, एक होता है अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊं, तो एक होता है अलग अलग फॉर्म, अगर मैं बताऊं तो एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया,
और हो गया, सो हो गया, येट हो गया, या फॉर हो गया, या नॉर हो गया, ये सब क्या है? ये इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि दो वर्ड्स को कनेक्ट करे, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करे, दो सेंटेंस को कनेक्ट करे इनटू लाइक अ वन सेंटेंस। समझ आ गया? तो अगर मैं आपको पूछूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, तो आपको बोलना होगा सर, जो सेंटेंस जिसमें एंड हो, बट हो, और हो, सो हो, येट हो और फॉर हो, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आ गया एवरीबॉडी? ओके। नेक्स्ट आपको पूछता हूं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर यहाँ पे वर्ड्स यूज किए गए हो बिकॉज, ऑल्दो, या इफ, या व्हेन, या वाइल। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, हम इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट टाइप, जिसमें वर्ड हो ये हुए हो बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन और वाइल। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यूज करता हूं, तो मैं यूज करता हूँ वर्ड्स लाइक एंड, बट, और, सो, येट और फॉर। इन दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या होता है कि ये कंपाउंड सेंटेंस के लिए जनरली यूज किया जाता है, और ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, कंपाउंड क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है, वो नेक्स्ट क्लास के अभी बताऊंगा मैं आपको उन दोनों में डिफरेंस। पर समझ आ रहा है इनमें कि वो जो दो कनेक्ट करते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, या क्लॉजेस को। ओके, चलो इसको जाने देते हैं। ये जो इंटरजेक्शन है ना, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरजेक्शन जो है ना, वो बहुत इजी है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जो कि एक्सप्रेस करे सरप्राइज या कोई इमोशन को। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आउच, यक, हु, तो वो क्या हुआ? वो मैंने एक सरप्राइज शो किया उसको। तो जहां पे भी मैं कोई सरप्राइज और इमोशन को शो करता हूँ ना, उसको मैं हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। और याद रखना मेरी बात, उसको हमेशा हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो, कहाँ गया एक्सक्लेमेशन मार्क मेरे लैपटॉप पे? ओके, एनीवेज चलो। तो एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आप कभी भी लिख रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क फुल वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, या आउच, या या ई, इस टाइप का अगर आप कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आप लिख रहे हो, तो आप उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। समझ आ गया एवरीबॉडी? जो कि कोई भी टाइप की सरप्राइज को बताए। ओके। मैं आपको एक आखिरी चीज बताना, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड यू इज एडवर्ब। अब एडवर्ब का नाम से ही हमें पता चल गया कि ये वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ आ रहा है? एडजेक्टिव जो थे वो किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे थे? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। पर ये जो एडवर्ब है वो क्या करेगा? एडवर्ब जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा अबाउट वर्ब। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं दीप इज वॉकिंग। अच्छा ओके, दीप इज वॉकिंग, तो दीप क्या है? दीप एक वर्ब है, सॉरी दीप एक सब्जेक्ट, दीप एक नाउन है। इज वॉकिंग क्या है? वर्ब है। पर कैसे दीप वॉक कर रहा है? हाउ आई एम वॉकिंग? सो दीप इज वॉकिंग, मान लो दीप इज वॉकिंग वेरी स्लोली। तो ये स्लोली क्या है? स्लोली इज एडवर्ब। जो एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं ना, एलवाई, केयरफुली, स्लोली, जिसके अंदर एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एडवर्ब। समझ आ रहा है? ओके। सो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दीप इज वॉकिंग, अगर मैं बोल रहा हूँ दीप इज रनिंग, या दीप इज ड्रिंकिंग, अगर मैं लिख रहा हूँ दीप इज ड्रिंकिंग, चलो, दीप इज ड्रिंकिंग, तो इसमें तो अभी तो कोई एडवर्ब नहीं है। पर अगर मैं बोलता हूँ दीप इज ड्रिंकिंग वेरी वेरी केयरफुली, तो केयरफुली क्या है? एडवर्ब हुआ। तो ये इन शॉर्ट वर्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे इसको वॉक कर रहा हूं। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? इन सबको हटा देता हूं मैं। सो दीप इज वॉकिंग वेरी केयरफुली क्या हुआ?
एल वाई वाले वर्ड्स होती है। तो एडवर्ब की जो कहानी होती है वो वर्ब के साथ होती है, और जो वर्ब की एक्शन हो रही है जैसे रनिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन वो बताए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ रनिंग तो हो रही है, पर कैसी रनिंग है, बहुत क्विकली मैं रन कर रहा हूँ, बहुत स्लोली मैं रन कर रहा हूँ, बहुत प्रिसाइसली मैं रन कर रहा हूँ। तो वो जो एक्शन को फर्दर एक्सप्लेन करता है ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एडवर्ब। समझ आ गया? ओके। अब फ्रेजेस भी होते हैं, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस इज इजी पार्ट ऑफ इट। फ्रेजेस का मतलब सिंपल समझ लो ना, फ्रेजेस का मतलब होता है अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, दैट एक्ट्स लाइक अ यूनिट, और उसमें दैट डज नॉट कंटेन लाइक ए सब्जेक्ट। उसको छोड़ देते हैं, फ्रेजेस कोई खास वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं। बाय द वे, अभी तक किसी को प्रॉब्लम है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, preposition, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नाउ इज द टाइम टू आस्क। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? समझ आ गया सभी को? ओके, अब मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं। हाँ, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो है ही है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मैं आपको ये 12 टाइप ऑफ टेंसेस के बारे में भी बताऊंगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये होता है, अ सिंपल सेंटेंस मीन्स हैज वन, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आप मुझे पूछोगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक ही होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। बस ये याद रखना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में समझने के लिए। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब। अब आप पूछोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके कितने हाथ है? आपके दो हाथ है ना, एक आपका राइट हैंड होगा और एक आपका लेफ्ट हैंड होगा। होगा। वैसे ही, वैसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सिंपल सेंटेंस है ना, उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लियर ऑन द पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना। अब आप पूछोगे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बोला आइदर अ नाउन होगा या आइदर अ प्रोनाउन होगा, इसके अलावा तो कोई होता नहीं है सब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ दीप इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें इसमें ये क्या है? दीप क्या है? ये एक इंसान का नाम है, तो नाउन भी है, लेकिन साथ साथ ये एक सब्जेक्ट भी है, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहा है ना, वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो प्रोनाउन है ना ही, इसको ही, शी, ईट, दैट, दीज, अभी आपको सिखाया है। ही, शी, ईट, दैट, दीज, दोज, दे, आई, यू, वी क्या है? प्रोनाउन है। तो ये फॉर एग्जाम्पल, ये जो वर्ड ही है ना, ही, वो एक क्या है? वो एक प्रोनाउन है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एग्जाम। और ये जो दीप है ना, दीप, वो दीप क्या है? इट्स अ सब्जेक्ट, लेकिन या सब्जेक्ट सब्जेक्ट। आपको नाउन भी है। अब आपके लिए किसी के लिए आप मदर भी हो सकते हैं, किसी के लिए आप बहन भी हो सकते हैं, किसी के लिए आप डॉटर भी हो सकते हो, राइट? तो आपकी अलग अलग रिलेशनशिप है। तो जब मैं यहाँ पे ये वर्ड डीप लिखता हूँ ना, तो डीप एक इंसान का नाम भी है, यस, लेकिन साथ साथ ये एक सब्जेक्ट भी है, क्योंकि वो एक इंसान का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, अभी भी सेम हालत है। ये दीप क्या, ये राहुल क्या है? इट्स अ सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ ये एक नाउन भी है। समझ आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं शी इज प्लेइंग क्रिकेट एज एन एग्जाम्पल, तो ये शी क्या है? शी इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये नाउन प्रोनाउन है और ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन। इतना डिफरेंस समझ आ रहा है सबको? ओके। तो जब आप ये
इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हो, इसका मतलब होता है सिंपल सेंटेंस लिखते हो, तो इसके अंदर आपको मैंने बताया कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा। याद रहे मेरी बात, एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा। ये पूरे सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट डी लिख रहा है। ओके। और ये इज प्लेइंग क्या दिख रहा है आपको? ये वर्ब दिख रहा है, इज प्लेइंग। ये इज कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है, पर है तो वर्ब ही ना। तो ये दीप इज प्लेइंग क्या है? क्रिकेट। ये एक फुल सेंटेंस है। ये राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, ये दूसरा फुल सेंटेंस है। समझ आ रहा है? ओके, तो ये राहुल क्या है? अगेन सब्जेक्ट और नाउन है। ओके। अगर किसी को भी कोई कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना हो, आप मुझे बता सकते हो। ये ही क्या है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करो एग्जाम परस्पेक्टिव में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को। ओके, शी क्या है? ओके, लेट्स गिव अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, तो आपको समझ आएगा। अम, ये सेंटेंस हो सकता है सही, 100% सही हो सकता है, क्योंकि ये सी क्या है? शी इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये। और ये सिंग्स क्या है? वर्ब है। बस, तो शी सिंग्स से एक सेंटेंस तो कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सिंपल सेंटेंस के लिए आपको एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही वर्ब। शी सिंग्स वेरी वेल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स परफेक्टली, शी सिंग्स वेरी नाइसली, शी सिंग्स वेल। कुछ भी शी सिंग्स के आगे आप शी सिंग्स के साथ भी आप सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो ये सेंटेंस सही होगा शी सिंग्स वाला, क्योंकि इसके अंदर शी क्या है? शी सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है, प्रोनाउन है शी, पर वो सब्जेक्ट है। और सिंग्स क्या है? वर्ब है। अभी आपको बोला था एनी एनीथिंग दैट शोस एक्शन, सिंगिंग, सिंग्स, या वो सब भी वर्ब ही होता है। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, द डॉग, द डॉग बार्क लाउडली। अब द डॉग क्या है? द सब्जेक्ट डॉग सब्जेक्ट है, करेक्ट। ये बार्क क्या है? वर्ब वर्ब है। और ये लाउडली क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब, 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 करेक्ट। ओके, क्लियर ऑन द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द मार्केट। इसमें ही क्या है? ही सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट। प्रोनाउन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये वेंट क्या है? वेंट इज अ वर्ब वर्ब, और करेक्ट। ओके, इजी एवरीबॉडी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ही क्या है? ही इज अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन। और वेंट क्या है? वेंट इज अ वर्ब। क्लियर ऑन द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। तो समझ आएगा सिंपल सेंटेंस को क्या करना है हमें? एक सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, हमें एक में ही सब्जेक्ट होगा और एक में वर्ब होगा। ओके, क्या ये सेंटेंस सही है? आई एम अ टीचर, क्योंकि आई क्या है? आई इज अ सब्जेक्ट और प्रोनाउन। और एम क्या है? एम इज अ वर्ब। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ नर्स, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ क्लीनर, आई एम एन अकाउंटेंट, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जो भी हो, तो आई इज अ वर्ब, सॉरी, आई इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन और एम इज अ वर्ब। तो ये सेंटेंस सही होगा। मैं ये भी लिख सकता हूँ, ही इज अ टीचर। ये भी सही होगा, क्योंकि ही क्या है? ही इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन और इज क्या है? वर्ब है। क्लियर ऑन द पॉइंट? इसको या हटा देता हूं मैं। तो आप सब लोगों को समझ आ गया कि सिंपल सेंटेंस कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में? इसके अंदर होना चाहिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हुआ और एक से ज्यादा वर्ब हुआ, तो उसे सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते हम लोग। समझ आ गया है? अब मैं आपको यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस लिखवाना चाहता हूँ, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? शायद मैंने आंसर प्रॉपर ना किया हो। ओके,
अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में होता है क्या? कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? उसमें सेंटेंस होते हैं और टू सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस होते हैं, उसमें टू सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो अलग अलग आइडियाज को हमने ज्वाइन करा है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। दो अलग अलग आइडियाज को हमने ज्वाइन करा है विद अ कंपाउंड सेंटेंस। सो फॉर एग्जाम्पल, दो ऐसे आइडियाज हो जिसको हम ज्वाइन करते हैं विद अ कॉल्ड फैन बॉय। फैन बॉय का मतलब क्या होता है? फैन बॉय, फॉर एंड नॉट बट और येट और सो। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं फैन बॉयज। मतलब दो अलग अलग आइडियाज को हमने एक ही आइडिया में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये बोलता हूं दीप इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आप मानते हो कि ये सिंपल सेंटेंस है गाइस? ओके। अब दूसरा सेंटेंस में मैं ये लिखता हूँ दीप इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक ही सेंटेंस हुआ, ये कंप्लीट आइडिया हुआ। और दूसरा में मैं लिखता हूँ राहुल इज प्लेइंग चेस। तो दीप इज प्लेइंग क्रिकेट क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ। और राहुल इज प्लेइंग चेस क्या हुआ? अनदर सेंटेंस हुआ। तो अब मैं ये दोनों सेंटेंस को एक ही करके अगर मैं लिखना चाहता हूं, एक ही करके मतलब आई वांट टू कंबाइन दोस टू सेंटेंस इनटू लाइक अ वन सेंटेंस, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज दिस कनेक्टर्स। फॉर यूज कर सकता हूँ, एंड यूज कर सकता हूँ, नॉट यूज कर सकता हूँ, बट यूज कर सकता हूँ, और यूज कर सकता हूँ, येट यूज कर सकता हूँ, और सो यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है दीप इज प्लेइंग क्रिकेट एंड राहुल इज प्लेइंग चेस, तो मैं यहाँ बीच इसको मुझे ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे बीच में एंड यूज करूंगा। एंड, सो इसको हम क्या बोलते हैं? और मेरी एक और बात ध्यान से सुना कि यहाँ पे हमारा हमेशा कॉमा आता है इस तरह। यस। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस। सो दीप इज प्लेइंग क्रिकेट, कॉमा होगा, एंड राहुल इज प्लेइंग चेस। ये दोनों अलग अलग आइडियाज है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस को या अलग दोनों अलग अलग आइडियाज को अगर मैं कंबाइन करता हूं इनटू फॉर्म ऑफ अ वन सेंटेंस, तो इसको मैं बोलता हूं इंग्लिश में compound sentence. Understand the point of view? For example, I am a teacher, he is a doctor। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। अगर ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस हुआ क्योंकि आई है इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और एम इसमें वर्ब है। पर ही इज अ डॉक्टर भी अलग अलग सेंटेंस हुआ क्योंकि ही क्या है? ही इज अ सब्जेक्ट और ये है प्रोनाउन। तो ही इज। तो अगर मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना होगा इन दोनों को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई एम अ टीचर एंड ही इज अ डॉक्टर। तो अब मैं यहाँ पे फुल स्टॉप करूंगा। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया गाइस? ये सेंटेंस हो गया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हो गया ये। कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड है। सो जब मैं यहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखोगे ना, इसमें सब्जेक्ट में ये आई क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ये एम क्या है? वर्ब है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भी तो क्या है? ये भी तो सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, और ये भी तो वर्ब ही है ना। तो ये दोनों जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है और सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ये दोनों कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इसको हम ऐड करते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं हम लोग compound sentence। ओके, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड, ये इसको हम बोलते हैं। तो जब हम यहाँ पे फॉर यूज करें, एंड यूज करें, नॉट यूज करें, बट यूज करें, और यूज करें, येट यूज करें, या सो यूज करें, जब हम दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं, ये कौन सा सेंटेंस हुआ गाइस? ये कौन सा सेंटेंस हुआ, सिंपल या कंपाउंड? सिंपल। कंपाउंड हुआ ये? सिंपल सिंपल। Simple, simple sentence. सिंपल सेंटेंस हुआ ये। सिंपल सेंटेंस, आई एम ए नर्स। एक सिंपल हुआ क्योंकि आई क्या है?
सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और एम क्या है? एम इज अ वर्ब। ये ए क्या verb, है? ये ए आर्टिकल है। तो अगर मैं आर्टिकल्स, अगर मुझे आपको बताना हो आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स में होता है ए, एन और द। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आर्टिकल्स। जब भी मैं ए, एन और द का जिक्र करता हूं आंसर के अंदर, उसको मैं इंग्लिश में बोलता हूं हम लोग आर्टिकल्स। क्लियर ऑन द पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दिस योर एग्जामिनेशन। चलो मैं आपको दो तीन कुछ पूछता हूं, लेट्स चेक। ये वर्ड है, ये वर्ड क्या है? ये नाउन, प्रोनाउन, noun, वर्ब, एडजेक्टिव, noun, सेंटेंस, noun, Noun. फ्रेजेस? नाउन। ओके। ये वर्ड है, क्या है ये? pronoun, pronoun, प्रोनाउन। pronoun, ओके। Pronoun. ये वर्ड क्या है? Verb. verb, 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 ओके, वर्ब। ओके। आप सब आंसर देके अपना म्यूट कर देना, वर्ब आंसर। ये वर्ड क्या है ये? Verb. verb, verb, ओके। ये वर्ड क्या है? पिंक। adjective, 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 ओके। ये वर्ड क्या है? एंड। compound, compound, conjunction, कंजंक्शन, करेक्ट। फिर ये वर्ड क्या है? वॉज। verb, helping verb, हम्म। फिर ये वर्ड क्या है? आउच। interjection, ओके। फिर ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं आपको दो सेंटेंस बता रहा हूँ, आप मुझे बताओगे सिंपल सेंटेंस क्या है? ये कौन सा सेंटेंस हुआ, सिंपल या कंपाउंड? simple, 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 सिंपल सेंटेंस हुआ, क्योंकि इसमें कविता सब्जेक्ट है और इज ड्रिंकिंग क्या है? verb, वर्ब है। verb, तो एक ही इसमें, यहाँ पे ए कॉफी वर्ब नहीं है ना। ए कॉफी में मतलब मेरा कहने का मतलब ए क्या है? ए इज अ आर्टिकल। article, articles, एन और द को आर्टिकल बोला जाता है। कॉफी इज जस्ट कि मैं क्या पी रहा हूँ, फर्दर इंफॉर्मेशन है। तो ये वर्ब वगैरह नहीं है। समझ आ रहा है? तो कविता इज ड्रिंकिंग जो है ना, उसमें कविता क्या है? सब्जेक्ट है, और इज ड्रिंकिंग क्या है? वर्ब है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस लिखा जाता है एग्जाम में। अगर मैंने यहाँ पे ये, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सिंगुलर चीज यूज करता हूँ, जैसे कविता एक ही है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? इज यूज करूंगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दीप एंड राहुल है, तो अब यहाँ पे एक नहीं हुए, यहाँ पे तो इसको बोला जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। ये बोला जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, क्योंकि एक ही है। पर यहाँ पे अब दीप एंड राहुल है, तो आर आएगा, आर ड्रिंकिंग कॉफी आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि अब एक से ज्यादा। तो जब हम सिंगुलर चीज के बारे में बात करते हैं एक, तो हम लोग यहाँ पे इज यूज करते हैं, और हम यहाँ पे एक यूज करते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ मैं एक ही कॉफी पी रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ दीप एंड राहुल आर ड्रिंकिंग कॉफीज, तो ये भी सही होगा, क्योंकि हम लोग एक से ज्यादा कॉफी पी रहे हैं। क्योंकि ये क्या हुआ? तो ये है सिंगुलर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको लिखा है बॉय, तो वो एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूँ बॉयज, तो क्या हुआ? एक से ज्यादा होगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ कार, तो एक है। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कार्स, तो वो एक से ज्यादा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे गर्ल, तो एक से ज्यादा हुआ। और यहाँ पे गर्ल्स, तो वो एक से ज्यादा हुआ। ओके। अब चाइल्ड है, चाइल्ड, उसमें क्या आएगा? children, children's, चाइल्ड में मेरी नो, चाइल्ड में मेरी बात समझो, यहाँ पे चिल्ड्रन आएगा। ओके। चाइल्ड के बाद यहाँ पे क्या आएगा? चिल्ड्रन आएगा, चाइल्ड्स नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग इंग्लिश में ये गलत वर्ड को यूज करते हैं, चाइल्ड्स। चाइल्ड नहीं, चाइल्ड्स नहीं आएगा, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड एक ही है। और चिल्ड्रन जो है ना, वो एक से ज्यादा है। ओके। सो मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ, देयर आर 3 चाइल्ड। ये रॉन्ग होगा कि राइट होगा? ये रॉन्ग होगा। wrong, चाइल्ड तो एक ही है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है देयर आर 3 चिल्ड्रन आएगा। समझ आ रहा है मेरी बात आपको? ओके। फॉर एग्जाम्पल मैन, ये कितने मैन है ये?
ये एक ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ MEN, Men. वो एक से ज्यादा हुआ है, मेंस नहीं आ सकता, ये MEN आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है देर आर 3 men, तो ये रॉन्ग इंग्लिश होगा, ये आएगा देर आर 3 men, ये सही होगा। जब मैं यहाँ पे MEN यूज करता हूँ तो एक है, लेकिन मैं यहाँ पे जब MEN यूज करता हूँ तो एक से ज्यादा होते हैं। समझ आ रहा है? तो मैं जब नाउन में S और ES ऐड करता हूँ तो वो बन जाता है प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा। सो अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कार, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा विमेन, ये एक हुआ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये लिखना है विमेन तो वो एक से ज्यादा हुई। समझ आ रहा है? तो जब मैं यहाँ पे S और ES ऐड करूंगा तो वो नाउन का वो हो जाएगा, वो क्या कहते हैं, नाउन। प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। इजी बीजी, अभी तक किसी को डाउट है कुछ? ओके, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट कपल ऑफ मोर थिंग्स जो मैं चाहता हूँ आपको अंडरस्टैंड करवाना। अह इसको हटा देते हैं। समझ आ गया अभी तक गाइस? सिंपल सेंटेंस क्या है समझ आ गया अभी? तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है समझ आ गया अभी आपको? ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड ओके, कंपाउंड पूरा समझ आ गया? एक सेकेंड। ओके ओके, अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये सेंटेंस लिखना नहीं आता, कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे उसको सॉल्व करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये होता है कि ये जो सेंटेंस है ना, वन complex sentence has one complex sentence has one independent clause Subordinate clause. and one, sorry, Subordinate clause. one or more dependent clause. Okay, उसको हम complex subordinate clause भी बोल सकते हैं ना? क्या? Subordinate clause. उसको कनेक्ट करने के लिए सबऑर्डिनेट, हाँ हाँ बोल सकते हो, डिपेंडेंट क्लॉज को भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, श्योर। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर होता है, हम लोग बोलते हैं कंप्लीट क्लॉज, जिसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, और उसके साथ साथ होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस। मतलब ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं बताता हो। समझ आ रहा है? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई चीज बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको, चलो ये सेंटेंस में लिखता हूं, आई स्टेड होम। ओके, तो ये क्या हुआ, आई स्टेड होम, ये कंप्लीट हुआ क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सब्जेक्ट क्या है, आई, और स्टेड क्या है, वर्ब है ये, आई स्टेड होम। और फिर मैंने ये लिखा बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये क्या हुआ, ये उसकी डिपेंडेंट टाइप है, ये फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जहां पे एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो और दूसरी इंफॉर्मेशन उस पर डिपेंडेंट होती हो ना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लाइक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख सकता हूँ, ऑल्दो शी, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, शी फिनिश्ड हर वर्क। इस सेंटेंस के अंदर ये जो है ना, ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी फिनिश्ड हर वर्क, इसको हम बोलते हैं एज एन एग्जांपल अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल ये भी सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ही वेंट टू बेड आफ्टर ही हैड डिनर, इसको भी हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके,
अब मैं आप लोगों को सबसे मेन चीज पे अब आता हूं, वो है 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस। मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरे का पूरा अंडरस्टैंड कर लो, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस, क्योंकि इंग्लिश में टोटल होती है 12 टाइप ऑफ टेंसेस, और मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा गो थ्रू कर दो कि कौन सी 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस होती है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पास्ट के बारे में, मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रेजेंट के बारे में, और मैं बात करता हूँ फ्यूचर के बारे में। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर हम अलग अलग टोटल हम देखें तो टोटल इसमें चार होगी। पास्ट सिंपल होगा, पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट सिंपल होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होगा। तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार होंगे इसमें पास्ट में। सेम यहाँ पे प्रेजेंट में भी सेम यही होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। और फ्यूचर में भी यही होगा कि फ्यूचर सिंपल होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ओके, ये चार अलग अलग है। तो टोटल कितने टाइप ऑफ टेंसेस हुए? टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हुए। लेट्स गिव एन एग्जांपल। चलो मैं पास्ट से शुरू करता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पास्ट सिंपल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, चलो मैं पहले पास्ट, चलो मैं उस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ऊपर नीचे इजी रहेगा। ओके, तो अगर मैं पास्ट के बारे में बात करता हूँ, लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट वन। पास्ट का मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो गई है। तो अगर मैं पास्ट सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे एज एन एग्जांपल, मैं कौन से कोई इजी एग्जांपल बताता हूँ, आई एट राइस। तो आई एट राइस जो है ना, वो ऑलरेडी ये मैंने कंप्लीटेड हो चुका है इन द पास्ट, मतलब कि ये ऑलरेडी हो चुका है, मैंने राइस खाना खा लिया, आई एट राइस इन द पास्ट। अगर मैं यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस में लिख रहा हूं, तो पास्ट कंटिन्यूस जो है उसमें मैं लिखूंगा आई वॉज ईटिंग राइस, आई वॉज ईटिंग राइस यस्टरडे, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूं। तो अब आप बोलोगे वॉइस क्या, ईटिंग क्या हो रही है? एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, अभी भी प्रोग्रेस चल रही है, इसको हम बोलते हैं आई वॉज ईटिंग राइस वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पास्ट परफेक्ट, तो वो ऑलरेडी मैंने परफेक्टली एक्टिविटी को कंप्लीट कर चुका है, तो मैं यहाँ पे हैड यूज करूंगा, आई हैड ईटन आएगा। अब यहाँ पे ईटन आएगा, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, आई हैड ईटन राइस। ओके, तो ये आई हैड ईटन मैं लिखूंगा, हैव क्या कहते हैं, आई हैड ईटन राइस आएगा, क्योंकि ये जो है आई हैड ईटन राइस वो है पास्ट है बिफोर पास्ट, तो मतलब ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर मैं लिख रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा आई हैड बीन ईटिंग राइस। अब हैड बीन ईटिंग राइस का मतलब है ऑन गोइंग एक्शन बिफोर पास्ट एक्शन हैपन। तो ये चारों में डिफरेंस होगा, आई एट राइस आएगा अगर मैं सिंपल में लिख रहा हूँ, आई वॉज ईटिंग राइस आएगा, आई हैड ईटन राइस, हैड ईटन मतलब ये जो एक्टिविटी है ना पास्ट परफेक्ट, मतलब ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है, आई हैड बीन ईटिंग राइस आएगा। तो जब मैं हैड लफ्ज यूज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पास्ट के बारे में रिफ्लेक्ट करता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पे ये शो करना हो प्रेजेंट के बारे में, तो मैं प्रेजेंट के बारे में मैं लिखूंगा, अगर मुझे प्रेजेंट सिंपल लिखना हो, तो प्रेजेंट सिंपल में मैं लिखूंगा, मैं आई ईट लिखूंगा, आई ईट राइस, ये प्रेजेंट सिंपल होगा। अगर मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखना हो इसमें,
तो उसमें मैं वॉज यूज करता था, अब इसमें मैं एम यूज करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग राइस। ओके। तो अब जैसे यहाँ पे आई है, वो क्या है? आई द क्या कहते हैं, आई एम। अब यहाँ पे एम लव यूज कर रहा हूं मैं, उसमें मैं यूज कर रहा था वॉज। ये डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू राइट अ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके। ये आई एम ईटिंग राइस। अब ये जो आई एम ईटिंग राइस है ना, वो है ऑनगोइंग एक्टिविटी। ऑनगोइंग एक्टिविटी का मतलब क्या? अभी भी चल रही है। आई एम ईटिंग राइट नाउ, सो ऑनगोइंग है, अभी चल रही है। समझ आ रहा है? उसके बाद ये जो वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें मैं लिखूंगा आई हैव ईटन राइस। तो जब मैं यहाँ पे परफेक्ट लफ्ज यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे एन वाले वर्ड्स डालता हूँ। मतलब इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल टाइप वर्ड्स, जो एन वाले हो। बट ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट में यूज करता हूँ तो मैं हैव यूज करता हूँ, और मैं पास्ट में होता हूँ तो मैं हैड यूज करता हूँ। समझ आ रहा है? और यहाँ पे अगर मैं उसमें लिखूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर मुझे लिखना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई एन जी फॉर्म को डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन। हैव बीन आएगा, नॉट हैड बीन। हैड होता तो पास्ट में होता, हैव होता तो वो उसमें होता। तो आई हैड बीन ईटिंग राइस। क्लियर द पॉइंट गाइस? अभी तक किसी को कुछ डाउट पूछना है? और अगर मुझे फ्यूचर के बारे में लिखना हो, मैं चाहता हूँ मैं फ्यूचर के बारे में ना लिखूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँ, लेकिन अगर फ्यूचर के बारे में लिखना हो तो चलो लिख ही लेता हूँ ना, वो भी इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, लेट्स इफ आई वांट टू राइट इन अ फ्यूचर, तो हमेशा याद रखना मेरी बात। अगर हमें फ्यूचर में यूज करना हो तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड लाइक विल। तो अगर मुझे फ्यूचर सिंपल लिखना हो, सिर्फ फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल में मैं यहाँ पे लिखूंगा आई विल ईट राइस। आई विल ईट, अभी मैंने खाया नहीं है, मैं राइस खाऊंगा। आई विल ईट राइस टुमारो 10 days आफ्टर, जब भी हो हमारे को। अगर मुझे फ्यूचर कंटिन्यूस में लिखना हो इसको, फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा आई विल बी ईटिंग राइस। कौन सा यहाँ पे वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ? आई विल बी ईटिंग राइस। फिर अगर मुझे फ्यूचर परफेक्ट में लिखना हो इसको, तो मैं बोलूंगा आई विल हैव ईटन राइस। और अगर मुझे कंटिन्यूस में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा आई विल हैव बीन ईटिंग राइस। ओके। सो देर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ यू राइट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलो इसको भी हटा देते हैं हम लोग। मैं आपको एक चीज खास यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है आपके लिए काफी हेल्प होगी। कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज है, वो ये है कि लेट्स गिव एन एग्जांपल। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है शी रीड्स एवरी डे, तो ये क्या हुआ? ये अभी की कंटिन्यूएशन एक्टिविटी को शो कर रहा है। शी रीड्स एवरी डे, ही रीड्स एवरी डे वगैरह, ये कंटिन्यूएशन एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा शी रेड द बुक यस्टरडे, तो क्या होगा? वो पास्ट में हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं किसी भी, जैसे यहाँ पे वर्ब्स की अगर हम बात करें, तो एक होता है प्ले, उसको हम इंग्लिश में बेस फॉर्म कहते हैं। ओके, एक होता है इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, एक होता है जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, एक होता है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। अब चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं बोलता हूँ प्ले, यहाँ पे मैंने बोला है प्लेस, यहाँ पे मैंने बोला है प्लेड।
यहाँ पे बोला है प्लेट, और यहाँ पे मैंने बोलता हूँ प्लेस स्लैश प्लेइंग। अब जब मैं किसी भी वर्ब के अंदर एस और ई एस डालता हूँ ना, एस और ई एस, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है प्रेजेंट टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेस, रन्स, वॉक, ड्रिंक्स, डांस, ईट्स, स्विम्स, परफॉर्म्स। और जब मैं यहाँ पे आई एन जी डालता हूँ वो भी उसमें हो जाती है, रनिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग। और जब मैंने यहाँ पे ईडी पे डालता हूँ वो पास्ट टेंस में हो जाती है। समझ आ रहा है? सो पास्ट टेंस मीन्स ऑलरेडी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, दैट्स इन द पास्ट। और आईएनजी और एस का मतलब हो रही है। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल। ये क्या हो गया? ये एक प्रेजेंट टेंस हुआ, ही इज प्लेइंग राइट नाउ, मतलब एक्टिविटी अभी चल रही है। ओके, तो मैं आपको ये रिकमेंडेशंस करता हूं कि अगर कभी भी यहाँ पे ही हो, मेरी बात ध्यान से सुना, ही हो, शी हो, या इट हो, या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब दी, एक ही पर्सन हो ना, तो ये चारों के चारों सिंगुलर है, ये चारों के चारों एक ही पर्सन है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? ही वर्क आएगा कि ही वर्क्स आएगा? वर्क्स। ही वर्क्स वेरी वेल आएगा, करेक्ट। अगर यहाँ पे ही, शी, इट और दी वो मतलब एक ही हो, तो यहाँ पे एस और एस लगेगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये तो एक ही है, तो यहाँ पे एस क्यों लगेगा? क्योंकि ये तो वर्ब है, तो वर्ब ऐसा नहीं वर्क करता। हाँ, अगर आप नाउन में एस और एस डालते हो वो हो जाता है प्लूरल, आई एग्री विथ यू। बट जब आप वर्ब में एस डालते हो तो वो प्लूरल नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स वेरी वेल आएगा, शी ड्रिंक्स वेरी वेल आएगा, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल आएगा, ये सही होगा। दीप वर्क्स वेरी हार्ड, ये भी सही है। क्योंकि यहाँ पे जब ये सिंगुलर होता है, ही, शी, इट और ये दीप, कोई भी एक पर्सन, तो यहाँ पे एस और एस आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो एक से ज्यादा हुए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हुए वी, तो यहाँ पे ये एक से ज्यादा हुआ वी, तो यहाँ पे वर्क्स नहीं आ सकता, वी वर्क वेरी हार्ड आएगा। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल दे है, दे, तो दे वर्क वेरी हार्ड आएगा, दे वर्क्स नहीं आ सकता। दीज है, दीज मतलब एक से ज्यादा हुआ है, दिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल आ सकता है, प्लेज नहीं आ सकता। तो जब यहाँ पे एक चीज हो, ही, शी, इट या दीप या एक पर्सन, तो वो एस फॉर्म होगा। और अगर एक से ज्यादा हो तो वो क्या कहते हैं, वी, दे, दीज हो, तो वो यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा। ओके, ऑलराइट, काफी चीजें मैंने बोली है आज गाइस, तो आज के लिए इतना काफी रखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मैं आपको बोलूंगा होपफुली